गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। थर्ड ईयर के एनिमल फिजियोलॉजी में आज हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो देखो, सबसे पहले एक कंसेप्ट बताता हूँ, केमिकल कोऑर्डिनेशन। एक्चुअल में क्या होता है कि बॉडी के अंदर विभिन्न प्रकार की बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है, बायोलॉजिकल रिएक्शंस होती है। प्लस किसी भी ऑर्गेनिज्म को वातावरण के साथ में होम्योस्टेसिस बनाए रखना पड़ता है, और प्लस खुद की बॉडी के अंदर भी होम्योस्टेसिस बनाए रखना पड़ता है। तो होम्योस्टेसिस को बनाए रखने के लिए एक केमिकल कोऑर्डिनेशन बनाए रखना जरूरी होता है। शरीर के अंदर एक रासायनिक साम्यावस्था बनाए रखनी जरूरी होती है, और उसके लिए हमारे शरीर के दो सिस्टम रेस्पॉन्सिबल होते हैं। एक नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है एंडोक्राइन सिस्टम। तो इन नर्वस सिस्टम, जिसमें स्वायत्त तंत्रिका तंत्र ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम प्लस एंडोक्राइन सिस्टम, इन दोनों को कॉमनली हम केमिकल कोऑर्डिनेटर सिस्टम बोलते हैं या न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, तो ये हार्मोन की क्या भूमिका है वो बताई मैंने बात की। बॉडी में होम्योस्टेसिस को बनाए रखने के लिए, केमिकल कोऑर्डिनेशन को बनाए रखने की में हार्मोन की प्रमुख भूमिका होती है। चलिए, नेक्स्ट बिंदु है कि ग्लैंड्स जो होती है वो कितने प्रकार की होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, चूँकि हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले हम ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। ग्लैंड्स यानी कि ग्रंथियाँ, और ये जो ग्रंथियाँ होती है वो तीन प्रकार की होती है। एक होती है, पहले तो ग्रंथि किसे कहते हैं? ग्रंथि का मतलब एक कोशिकाओं या ऊतकों का ऐसा समूह जिससे विशेष प्रकार का पदार्थ बनता हो, स्रावित होता हो, को ग्रंथियाँ कहते हैं। ये ग्रंथियाँ तीन प्रकार की होती है। एक बहिस्रावी ग्रंथि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, अंतःस्रावी ग्रंथि एंडोक्राइन ग्लैंड्स, और मिश्रित ग्रंथि मिक्स्ड ग्लैंड। ये तीन प्रकार की ग्रंथियाँ पाई जाती है। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स वो होती है जिनमें नलिकाएं पाई जाती हो, नलिका युक्त होती हो। एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो होती है जिनमें नलिकाएं नहीं होती है। और मिक्स्ड ग्लैंड वो होती है जिनमें ऊपर वाली दोनों बातें होती हो, यानी कि नलिका रहित भी कुछ भाग होता है और कुछ नलिका रहित भाग होता है, यानी कि दोनों प्रकार के भाग जिस ग्रंथि में पाए जाते हैं वो मिक्स्ड होती है। ओके, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होती है वो नलिका युक्त होती है, इनमें नलिकाएं पाई जाती है। ओके, इसलिए इनके द्वारा जो भी पदार्थ बनता है और जो भी पदार्थ इनसे स्रावित होता है वो इन नलिकाओं के द्वारा अपने टारगेट तक जाता है, इसलिए ये बहिस्रावी ग्रंथियाँ कहलाती हैं। जैसे कि आपके लार ग्रंथियाँ हैं, पसीना स्रावित करने वाली ग्रंथियाँ हैं, तेल ग्रंथियाँ हैं, ये सब आपके एक्सोक्राइन ग्लैंड है, बहिस्रावी ग्रंथियाँ हैं। क्योंकि इनके द्वारा जो भी पदार्थ बनता है, स्रावित हो रहा है, वो अपने टारगेट तक इन नलिकाओं के द्वारा जाता है। ओके, एंडोक्राइन ग्लैंड वो होती है जिनमें नलिकाएं नहीं होती है। जब इनमें नलिकाएं नहीं है तो इन ग्रंथियों के द्वारा जो भी पदार्थ बनेगा, जो भी पदार्थ स्रावित किया जाएगा, वो सीधा रक्त में डाला जाता है, और ये रक्त इस पदार्थ को उसके टारगेट ऑर्गन तक ले जाता है। ठीक है, क्योंकि नलिका तो है नहीं, तो वहाँ तक जहाँ उनको काम करना है, जो उनका टारगेट है, उस टारगेट तक ले जाने का काम कौन करेगा? ब्लड करेगा। तो इस तरीके से वो ग्रंथियाँ जिनमें नलिका नहीं हो और उनके द्वारा स्रावित पदार्थ सीधा रक्त में मिलाया जाता हो, और रक्त जो होता है उस पदार्थ को उसके टारगेट तक ले जाता हो, वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है। मिक्स्ड ग्लैंड वो होती है जो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों रूप में काम करती हो, यानी उस ग्रंथि का कुछ भाग एंडोक्राइन के रूप में होता हो और कुछ भाग एक्सोक्राइन के रूप में होता हो। जैसे पेंक्रियाज, पेंक्रियाज यानी अग्नाशय एक मिक्स्ड ग्लैंड है। इसका कुछ भाग जो होता है वो पाचक रस का श्रावण करता है, जो कि इसका एक्सोक्राइन फंक्शन है, और उसका कुछ भाग लैंगरहैंस आइलेज्ड वाला, लैंगरहैंस द्वीपिका वाला जो भाग है वो हार्मोन्स का श्रावण करता है, वो उसका एंडोक्राइन भाग है। ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथियों के अंदर पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि और पैराथायराइड ग्रंथि इनका उदाहरण है, एड्रिनल ग्रंथि वगैरह। ठीक है, चलिए, तो ये बात भी कंप्लीट होती है। अब हम एंडोक्राइनोलॉजी यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथियों से संबंधित कुछ प्रमुख टर्म्स और उससे संबंधित वैज्ञानिकों के बारे में देखते हैं। सबसे पहले क्लॉड बर्नार्ड नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने अंतःस्राव यानी कि इंटरनल सीक्रेशन शब्द का उपयोग किया था, याद रखना है आपको। ठीक, इसके बाद में अंतःस्रावी विज्ञान के जनक यानी कि फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी थॉमस एडिसन को कहा जाता है। फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी थॉमस एडिसन को कहा जाता है। इसके बाद हार्मोन शब्द का उपयोग, यानी हार्मोन यानी कि एक उत्तेजक पदार्थ, जिसका अर्थ होता है उत्तेजक पदार्थ। इस हार्मोन शब्द का उपयोग 1905 में स्टार्लिंग ने किया था।
इसके बाद सबसे पहला खोजा गया हार्मोन सिक्रेटिन है। सिक्रेटिन हार्मोन की खोज ग्रहणी की श्लेष्मिक कला यानी कि डिओडिनम की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसमें की गई थी, और इस हार्मोन की खोज बेलिस और स्टार्लिंग ने की थी। ओके, तो ये 4 शब्द हमने यहाँ पर सीखे। फर्स्ट, इंटरनल सिक्रेशन यानी कि अंतःस्राव शब्द का प्रयोग क्लॉड बर्नार्ड ने किया। फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी थॉमस एडिसन को कहा जाता है। हार्मोन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम स्टार्लिंग ने किया एक उत्तेजक पदार्थ के रूप में, और पहला खोजा गया हार्मोन सिक्रेटिन है। इस हार्मोन की खोज ग्रहणी की श्लेष्मिक कला में बेलिस व स्टार्लिंग के द्वारा की गई थी। ओके, चलिए साहब, नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ते हैं हार्मोन्स। हार्मोन्स क्या होते हैं, इनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है उससे जो पदार्थ निकलता है उसे हम हार्मोन्स कहते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलने वाले पदार्थ को हम क्या कहते हैं, हार्मोन्स। ठीक है, तो ये हार्मोन जो होते हैं क्या होते हैं, तो उसको हम देखते हैं। हार्मोन्स एक प्रकार के रासायनिक पदार्थ हैं जो अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा स्रावित किए जाते हैं, दो बातें, और अपने टारगेट तक जाते हैं और वहाँ जाकर के उस टारगेट पर जाकर के अपना फंक्शन करते हैं, यानी उसका रेगुलेशन करते हैं, उसका नियंत्रण करते हैं। ठीक है, और एक तरीके से उत्तेजक पदार्थ के रूप में काम करते हैं। हार्मोन जो होते हैं वो छोटे अणु होते हैं, अणुभार भी इनका लगभग कम होता है, वाटर में लगभग डिसॉल्व हो जाते हैं, और हार्मोन का एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रेशन होने के बाद उनको टारगेट तक ले जाने का काम ब्लड करता है। और हार्मोन जो होते हैं वो एंजाइम से थोड़ा भिन्न होते हैं, क्योंकि एंजाइम जो होता है वो कैटेलिक बिहेव रखता है, यानी एंजाइम जो होता है वो उत्प्रेरण का काम करता है, रासायनिक अभिक्रिया का उत्प्रेरण करता है, जबकि हार्मोन उत्प्रेरण का काम नहीं करते, बल्कि वो उस अंग के जो कार्य है उसका नियमन करते हैं, रेगुलेशन करते हैं। ठीक है ना। इसके बाद हार्मोन जो होते हैं एक केमिकल पदार्थ है, केमिकली वो ज़्यादातर हार्मोन प्रोटीन होते हैं। रासायनिक दृष्टि से देखा जाए तो ज़्यादातर हार्मोन कैसे होते हैं, प्रोटीन होते हैं, जैसे कि इंसुलिन हार्मोन एक प्रोटीन हार्मोन है। कुछ हार्मोन ऐसे होते हैं जो प्रोटीन के डेराइव्ड होते हैं, जैसे थायरॉक्सिन हार्मोन, जैसे कैटेकोलोमिन हार्मोन, एड्रिनलिन हार्मोन, ऐसे प्रोटीन के डेराइव्ड होते हैं। कुछ हार्मोन स्पेशली स्टेरॉइड के बने होते हैं, कोलेस्ट्रॉल से बने होते हैं, जैसे प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन। ठीक है, तो इस तरीके से हमने हार्मोन के बारे में जाना कि हार्मोन जो होते हैं वो एक रासायनिक पदार्थ हैं, एक केमिकल एजेंट के रूप में काम करते हैं, और एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलने के बाद में ब्लड में मिला दिए जाते हैं, ब्लड के द्वारा टारगेट तक जाते हैं, वहाँ जाकर के उस ऑर्गन के मैकेनिज्म को रेगुलेट करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं। ओके, और वाटर में डिजॉल्व होते हैं, अणुबार लगभग इनका कम ही होता है, और केमिकली ज़्यादातर हार्मोन प्रोटीन के बने हुए होते हैं। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, मानव शरीर की प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कौन कौन सी है। ठीक है, तो मानव शरीर की प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथियों को हम सीधा चित्र के माध्यम से देखते हैं, उनकी लोकेशन से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, मानव शरीर की प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथियों में कौन कौन से हैं, तो देखिए ये मानव शरीर की सबसे पहली अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में, यहाँ से मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ये है मस्तिष्क, और इस मस्तिष्क के अंदर 3 ग्रंथियाँ स्थित होती है, एक पीनियल ग्लैंड है, एक हाइपोथैलेमस है, एक पिट्यूटरी ग्लैंड है। हम पढ़ रहे हैं मानव शरीर में स्थित अंतःस्रावी ग्रंथियाँ की स्थिति देख रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये हो गई आपकी या वाले भाग में, ये हो गई आपका हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के नीचे स्थित हो गई आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड्स, और इधर वाले भाग पर ये हो गई आपके पीनियल ग्लैंड्स। इस तरीके से ये 3 ग्रंथियाँ आपके मस्तिष्क में स्थित होती है। ठीक है, इनकी एग्जैक्ट पोजीशन क्या है, एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, पर्टिकुलर इस ग्लैंड को जब हम पढ़ेंगे तब देखेंगे कि हाइपोथैलेमस वास्तव में इस पूरे मस्तिष्क में कहाँ स्थित होती है। लेकिन फिलहाल हम देख रहे हैं कि हाइपोथैलेमस यहाँ है मस्तिष्क में, और उसके नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड है, और इधर की तरफ पिनियल ग्लैंड है। इसके बाद दूसरी ग्लैंड है गले में थोड़ा सा नीचे की तरफ, ये लैरिंग्स के पास में, ये है आपके थायराइड ग्लैंड्स, जो कि मानव शरीर की सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड है। ठीक है, इसके बाद में आपके चेस्ट में स्टर्नम के पास, हृदय के पास, ये वाली जो ग्लैंड है वो थाइमस ग्रंथि है। ठीक है, कौन सी ग्रंथि है, थाइमस ग्रंथि, जो कि
छोटे बच्चों में बड़ी होती है और उम्र के बढ़ने के साथ साथ लगभग 50 साल में तो ख़त्म ही हो जाती है। इसके बाद में पेट में, यानी कि जहाँ आपकी ग्रहणी होती है, छोटी आंत का अग्रभाग, जैसे डियोडिनम कहते हैं, उस डियोडिनम का जो लूप होता है ना, यू आकार का लूप, उस यू आकार के लूप में यहाँ पर ये जो ग्रंथि स्थित होती है उसे बोलते हैं पेंक्रियाज, अग्नाशय। ये एक मिक्स्ड ग्लैंड है जिसको अभी हमने पढ़ा था। इसके बाद ये दोनों किडनियाँ हैं आपके, और इन दोनों किडनियों के ऊपर टोपी की तरह स्थित होती है ये ग्रंथि, इसको बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड। दोनों किडनी के ऊपर टोपी की तरह जो ग्रंथि स्थित होती है वो कौन सी ग्रंथि हो गई? एड्रिनल ग्लैंड्स। ठीक है। इसके बाद में ये आपकी गोनाड्स हैं। अगर फीमेल है तो यहाँ पर इस तरीके से 2 ओवरी होंगी, और मेल है तो इस तरीके से 2 टेस्टिस होंगी। तो ये ओवरी और टेस्टिस भी एंडोक्राइन ग्लैंड है, जिनसे क्रमशः नर जनन हार्मोन एवं मादा जनन हार्मोन का स्रावण होता है। ठीक है। तो इस तरीके से हमने मानव शरीर में स्थित विभिन्न अंतःस्रावी ग्रंथियों की लोकेशन को देखा है। अब एक एक ग्रंथि की एग्जैक्ट लोकेशन, फंक्शन और स्ट्रक्चर क्या है वो हम अलग अलग देखते हैं। ठीक है। डेट्स ऑल। थैंक यू।